Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of business studies class 12 and we are already completed chapter 1 with all the concepts, all the case studies and now we are the chapter 2 that is principle of management and उसके भी हमने बहुत सारे concept already cover कर चुके हैं, उसकी बहुत सारे case study भी कर चुके हैं. I hope that you liked it. और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो I request you all कि एक बार आप देख लीजिएगा, right? Because I will try my best कि मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूँ और आपको उसके बाद कुछ भी डाउट रहता है तो यू हैव टू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो डाउट है वो क्वेरी है सॉल्व हो जाए, राइट. तो इससे पहले कि वीडियो के अंदर वी हैव डिस्कस द केस स्टडी एंड नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस द सम ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट. तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, नेचर एंड द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या हो सकता है, ठीक है ना, फीचर क्या हो सकते हैं और करेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट इज दिस यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि कोई भी आपका जितने भी प्रिंसिपल हमने पढ़े, राइट, तो इसको लास्ट में कराने का यही मकसद है कि एक तो ये बुक के लास्ट में है और दूसरा अब आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए हैं, सब प्रिंसिपल की वीडियो मैंने बना के डाल दी है, राइट. और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रिंसिपल है वो ऐसे ही ओवरनाइट नहीं डेवलप हो गए हैं, ठीक है ना. ये बहुत मेहनत से, बहुत एक्सपेरिमेंट से, बहुत ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुए हैं, ठीक है, जिनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है ना. आप चाहे यहाँ लगाएं चाहे कहीं और, राइट. तो इसमें पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. तो ये बताता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल एट ऑल टाइम, ठीक है, हमेशा हर समय, ठीक है, हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, राइट. ये एक्सप्लेनेशन है दैट यहाँ पे लिखा हुआ बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, हर जगह, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग सेक्टर हो, हर जगह हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना. और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत ही इजी है, मतलब कुछ इसमें टिपिकल नहीं है, राइट. नेक्स्ट इज द जनरल गाइडलाइंस, राइट. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये कोई तोप नहीं है, ठीक है, ये जस्ट अ जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसा करना चाहिए काम, ठीक है, किस दायरे में रह कर अगर वो काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, राइट. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जस्ट अ मेयर गाइडलाइंस टू एक्शन इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स, राइट, ठीक है. कि देखिए, इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ये कैसे कैसे हमको उन कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, हार्मनी मेंटेन करनी है और अपनी गोल्स तक पहुँचना है, राइट. नेक्स्ट इज द फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया था कि ये एक प्रैक्टिस से डेवलप हुआ है, एक्सपेरिमेंट से डेवलप हुआ है, ऑब्जर्वेशन से. ये नहीं है कि रात को उठे और जल्दी से सुबह बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, प्रॉपर इसे समझा गया है एंड देन इसे डेवलप किया गया है, ठीक है. तो आर फॉर्म बाय द एक्सपीरियंस, कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजर्स एज वेल एज द एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है. आपने दो नाम पढ़ लिए, हेनरी फ्योल और एडवर्ड टेलर. ये अपने सब्जेक्ट में बहुत बड़े कह सकते महारथी हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सनस हैं, ठीक है, जिन्होंने ये इन थ्योरीज को निकाला है. तो ऑफकोर्स ये बात है कि बहुत पढ़ाई करी होगी उसके बाद ही निकाला है, ठीक है. तो इसमें ये लिखा हुआ है, इट इज़ अ मैटर ऑफ द कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अकम्पनिंग एनी पर्पस, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और ये बेसिकली पर्पस यही है कि हम रिड्यूस कर सकें स्ट्रेस, कॉस्ट, टाइम, और जितना एक्टिविटी को प्रोडक्टिव बना सके उतना प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है. नेक्स्ट इज दैट फ्लेक्सिबल. तो फ्लेक्सिबल तो है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के नेचर, अगर आपको याद होगा, ठीक है. तो मैनेजमेंट और तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी तो उसी का पार्ट हुआ ना, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है. हर एक इंसान जो है ना वो प्रिंसिपल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है जैसे जैसे सिचुएशन डिमांड करती है, ठीक है, सो दैट उस जो हमारा टाइम बदलता हुआ समय है उसके साथ कोप अप कर सके, ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर विद इन अ सिचुएशन सो डिमांड, ठीक है. जैसे जैसे डिमांड आता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का टाइम आया, अगर कोई प्रिंसिपल बना हुआ है कि की जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उस प्रिंसिपल के अंदर टेक्नोलॉजी भी ऐड कर देंगे सो दैट जो बढ़ता हुआ सिनेरियो है, बढ़ता हुआ डिमांड है, ठीक है ना, बढ़ता हुआ एरा है, उसके साथ कॉप अप कर सके, राइट. नेक्स्ट इज दैट कॉन्टीजेंट. तो इसमें क्या बोला है दैट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो बेसिकली क्या है कि वो कॉन्टीजेंट होता है या फिर डिपेंडेंट होता
होता है उस सिचुएशन में जो प्रिवेलिंग है, ठीक है ना, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रख के हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं, राइट। ये और इसको बोला है दैट हैज़ चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है विल चेंज ऑल्सो बट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, ठीक है। ऑफकोर्स ही बात है ना, जो सिचुएशन चल रही है हम उसी के ऊपर तो सोच के अपना जो भी डिसीजंस लेंगे या फिर प्रिंसिपल को आजमाएंगे वो उन्हीं सिचुएशन में बेस्ड होगा जो आज की है। और जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये जनरली क्या होता है, बिहेवियरल होता है, मेनली बिहेवियरल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर एज द एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। मतलब बिहेवियरल होता है क्योंकि व्यवहार के अंदर चेंज लाना मेन मकसद होता है, ठीक है। अब चेंज कैसा, जैसे कि आप पहले प्रोडक्टिव नहीं थे, पहले इकोनॉमिकल नहीं थे, तो आप इकोनॉमिकल बनते हैं, आप प्रोडक्टिव बनते हैं, आप समय को सही ढंग से यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर वो सब चीज़ें की बात की गई है, राइट। तो यहाँ पे while planning the layout of the factory the order lines would require the flows are matched by the flows of material, ठीक है ना। तो बिहेवियर बंदे का सेव जाए, ऑर्डर में रहना है, इनिशिएटिव लेना है, ये सब इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो इसका मेन मकसद ये होता है कि हमें कारण और उसका इफेक्ट ढूंढना होता है, ठीक है, कि इससे इसका क्या कॉज है एंड देन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज इन सिमिलर सिचुएशन, ठीक है ना। इन द लार्ज नंबर ऑफ द केसेज एज such they tell us if the particular principle was applied in a particular situation would be its likely effect। तो इसमें सिंपल सी बात यही कही गई है कि ये एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट का, सो दैट हम इसको सिमिलर सिचुएशन के अंदर और बहुत बड़ी लेवल पे यूज़ कर सके, ठीक है। दे टेल अस इफ द पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो इसके लाइकली इफेक्ट क्या होंगे एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट, ठीक है ना। और उसके रीजंस क्या क्या थे और क्या हम इसको आगे की सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। तो ये हमारे 7 नेचर करेक्टरिस्टिक और द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। और अभी एक टॉपिक और करना है, तो चलो पहले उसको डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सिग्निफिकेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और जो पर्पस है दोनों को एक साथ करने का, क्योंकि बिकॉज ये दोनों बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं और इन दोनों की केस स्टडी भी साथ में ही आती है। अगर मैं अलग अलग कराऊंगी तो देयर मे बी जो चांसेस कि आप कन्फ्यूज हो जाए, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कैन बी द फीचर एंड मतलब आप पॉइंट सेम कर सकते हो, तो मुझे पता है आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा, लेकिन पॉइंट ना आप एक साथ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगी तो ताज़ा ताज़ा रहेगा, डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, राइट। सो द फर्स्ट इज दैट प्रोवाइडिंग मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू द रियलिटी। ऑफ कोर्स सी बात है ना, ठीक है ना, क्योंकि रियलिटी से रूबरू करवाते हैं मैनेजर्स को, ठीक है, कि रियलिटी क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स द यूजफुल इंसाइट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, क्योंकि वो सारे प्रिंसिपल रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस के ऊपर ही बने हुए हैं, पहले उनको फेस किया गया है देन बनाया गया है, सो दैट फ्यूचर में वो लोग ऐसी गलतियाँ ना करें और उन सब चीज़ों को, उन सब ब्रॉड गाइडलाइंस को अपने दिमाग में रख के डिसीजन ले, राइट। एडहेरेंस टू दिस प्रिंसिपल विल एड देयर नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजरल सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट इज दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी आपने कुछ पॉइंट्स के अंदर पढ़ा जिसके अंदर हमको रिड्यूस करना है कॉस्ट। वो कब होगा, जब हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इफेक्टिव रखेंगे, फालतू में ओवरलैपिंग वाली एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड which add some value to some extent in the objective of the organization, right। तो resources बहुत, तो यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो, अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड, दे मस्ट बी यूज ऑप्टिमली इन सच अ मैनर दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। उनका यही सपना होता है कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट देना है विद मिनिमम कॉस्ट। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, ठीक है, किसी भी प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। तो ये एक रास्ता बताते हैं जिससे हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन कर सके। और यहाँ पे लिखा है दैट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, अगर आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजर अगर वो डिसीजन अच्छे से लेंगे तो अपने आप ही वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स जो हैं जितने भी बने हुए हैं वो उन्हीं के लिए बने हुए, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन वेरी इजीली, राइट। नेक्स्ट इज दैट साइंटिफिक डिसीजंस, ठीक है। तो ये सारे जो जितना प्रिंसिपल जो बनाए गए हैं वो कुछ साइंस के ऊपर बनाए गए हैं, साइंस को समझ के बनाए गए हैं कि साइंस को कैसे अप्लाई किया जाए मैनेजमेंट के अंदर, राइट। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, थॉटफुल, जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पस, ठीक है, टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू द मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, ठीक है। दे इम्फेज लॉजिक रेदर देन द ब्लाइंड फेथ, ठीक है ना। तो आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ लिया ना, तो उसके अंदर उन्होंने बोला है लॉजिक पे विश्वास करना रेदर देन जस्ट द नॉर्मल ब्लाइंड फेथ, right।
नेक्स्ट इज़ दैट मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट के चेंजेस को परखने के लिए, समझने के लिए ही बनाया गया है, राइट। ऑल द प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस बट दे आर मॉडिफाइड एंड एज सच हेल्प मैनेजर्स टू मीट चेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जितनी भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमने इन प्रिंसिपल्स को बनाए हैं, राइट। जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर थ्रेटनिंग आती है या फिर आपकी वीकनेस आता है, उनको ओवरकम करने के लिए वी मेड दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज दैट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स, ठीक है ना, अगर आप काम अच्छा करते हैं, अगर आप रिड्यूस कॉस्ट करते हैं या फिर आप स्ट्रेस कम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी अल्टीमेटली सोसाइटी का पार्ट है, राइट। रिड्यूस कॉस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प द सोसाइटी, क्योंकि रिसोर्सेज तो आप सोसाइटी से ही ले रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेज बिजनेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑल्सो इवैल्यूड इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ द पब्लिक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है एक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अगर आप ढंग का काम करते हैं, ठीक है, अगर देखिए आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ठीक है ना, और वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सोसाइटी से तो आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं, तो इट विल definitely help the social in a positive manner. Next is that the management training education and research. तो yes, it will help the management in training education and the research, क्योंकि हम प्रिंसिपल के बेस पे ही ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है, उसी के बेस पे आगे रिसर्च होगी, एजुकेशन होगा। तो अब लिखा हुआ है एट द कोर मैनेजमेंट थ्योरी एज दे आर यूज ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च enhanced to management institution is preceded by the management attitude test, and these tests could not have been developed without an understanding of the management principle, ठीक है। तो इससे जैसे कि अगर IIM में आपका एडमिशन आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये उम्मीद कर रही हूँ क्योंकि आपने कॉमर्स लिया और आप अभी 12th क्लास में, तो आपको अब तक IIM की इन्फॉर्मेशन हो गई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कमेंट में डालिएगा, मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो गूगल तो है ही, आप वहाँ पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे हमारे इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे हमारे GD होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो इन्हीं प्रिंसिपल से आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू बेस तो यही रहेगा ना, अप्लाई आपको यही करना, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम देर विल बी द चेंज इन द इन द प्रिंसिपल्स, बट बेस यही रहेगा, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ आप मॉडिफाई करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है कि आपका ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च, तो वो सब उसी पे बेस्ड होता है, राइट। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, एंड आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट डीपली, राइट। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।